हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल। और कैसे हो आप सब। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज का हमारा डे नंबर 9 है। आप सभी समझ सकते हो हमारा डे नंबर 9 है, यानी लगातार हम 8 दिनों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं और सफलतापूर्वक उसमें हासिल भी हम सफलता हासिल करते हुए चल रहे हैं। ठीक है भाई। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक्स लॉ, यानी जो एक्सरे से रिलेटेड ब्रेक्स लॉ होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ के साथ दो टॉपिक और कवर करने वाले हैं इसमें, जो यहाँ पे जो एक्सरे से रिलेटेड ही टॉपिक है तो उसका भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, अगर मैं 2020 के हिसाब से पेपर की बात करूं, जो 2020 में आपका आया था पेपर, उसमें यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे। यानी आपका अगर आज का लेक्चर पक्का हो गया ना, तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है पूरी की पूरी। ठीक है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, यानी जो 2-3 टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं 2017 की बात करता हूँ तो वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। यानी जो हमारा यहाँ पे जो एवरेज अगर निकालते हैं हम क्वेश्चनों का, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आते हैं पेपर में। ठीक है भाई। तो हो सकता है आपके पेपर में भी ये रामबाण साबित हो ये आज का लेक्चर। ठीक है भाई। तो लाइक शेयर कर देना आप सभी। ठीक है भाई। चलिए, तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि नोट्स से रिलेटेड अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम डाउट है तो ज्वाइन करो। अभी के अभी क्या काम करो, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना। ठीक है। चलिए भैया, तो आज का हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, तो भैया टॉपिक है हमारा एक्सरे विवर्तन के लिए ब्रैग का नियम। तो देखो, जो हमारा इसकी हिस्ट्री पुरानी बात है उसको समझ लेते हैं कि भैया इसमें ऐसा ऐसा क्या हुआ जो ब्रेक को अपना ये नियम देना पड़ा, है ना। तो भैया बात है 1912 ईस्वी की। 1912 ईस्वी की बात है दोस्तों। थोड़ी सी तबीयत में प्रॉब्लम है, पर उसको एक साइड रख देना और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना बस। ठीक है। तो 1912 ईस्वी की बात है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था वोन ल्यू। वोन ल्यू नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने केवल केवल आइडिया बताया, मतलब आइडिया दिया कि भैया अगर किसी में एक्सरे पर, मतलब एक्सरे किसी पर हम आपतित कराते हैं तो इस टाइप का कुछ देखा जा सकता है। इन्होंने केवल केवल आइडिया दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर मैं आप सभी को आइडिया दे रहा हूँ कि यार पेपर का पैटर्न ऐसा ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी इन्होंने 1912 में आइडिया दे दिया इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या हुआ 1912 ईस्वी में, मतलब कुछ महीनों बाद 1912 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, क्या नाम था आप बताओ, गेस करो क्या बोल सकता हूँ। हाँ जी, 1912 में ब्रैग्स नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक अपना समीकरण दिया। क्या समीकरण दिया सर, उन्होंने कहा कि एन लैम्डा बराबर अगर 2d साइन थीटा के बराबर आता है, देखो समझ लेना, एन लैम्डा अगर 2d साइन थीटा के बराबर आता है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि लैम्डा जो होता है, जो आप एक्सरे यहाँ पे आप मतलब जो यहाँ पे आप डाल रहे हो एक्सरे, वो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। एन क्या होता है, एन आपका यहाँ पे बोल सकते हैं, एन यहाँ पे जो होता है परावर्तन के से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, परावर्तन तल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे डी जो होता है दोस्तों, मैं आपको कितनी बार बता चुका, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लेना। और थीटा तो आपको पता है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है भाई। चलो ये समीकरण दिया। अच्छा सर ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने समीकरण कैसे दे दिया, इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं इन्होंने। तो भैया अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें हुआ क्या। ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, यानी हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको। वैसे आपसे आपके सिलेबस में तो बोल नहीं रखा है इतना, फिर भी बता रहा हूँ। देखो, ब्रैग से भी पहले 2 साइंटिस्ट आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था वोन ल्यू आया था 1912 में। ऐसी ब्रेक से भी पहले 2 साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था, एक तो का फ्रेंडिस एंड एक किनिपिंग। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जिंक सल्फाइड की एक इन्होंने क्या काम करा, क्रिस्टल लिया। जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल लेने के बाद उस पर एक्सरे डिफ्रैक्ट कराना, मतलब विवर्तन कराने की कोशिश करी इस पर। तो ये सिंपल हो गया था। ठीक है, प्रैक्टिकल करा था इन्होंने, हो गया था। फिर उसके बाद हमारे ब्रैग्स आए थे, उन्होंने समीकरण दे दिया था इस भी यहाँ पे कि एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होना चाहिए। जब भी हमारी जो वेव है ना, यानी जो हम यहाँ पे जो भी हम डाल रहे हैं एक्सरे, वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो
सर ये तो होगी इतिहास पुरानी बात है, मुद्दे की बात पाओ ना। मैं कहा अच्छा भैया चलो मुद्दे की बात पाते हैं। देखो भाई समझ लेना भाई, बहुत प्यारा सा लेक्चर है आज। देखो सर आपने बताया था कि अगर कोई भी, मैंने कहा क्या, आपने बताया था सर अगर कोई भी आपको इस टाइप के कोई भी एटम है या अणु है एक व्यवस्थित क्रम में है, कौन से क्रम में, अगर सर एक व्यवस्थित क्रम में, तो उसको कहते हैं सर लेटिस। क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। मैंने कहा हाँ यार बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब। अच्छा सर अगर इसके ऊपर कुछ रख दें, मतलब बेसिस रख दें, इसके ऊपर क्या रख दें, अगर इसके ऊपर बेसिस रख दें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। आपने कहा सर एक काम और करो। मैंने कहा हाँ। आपने बताया था सर कि जैसे आपने क्या काम करा सर, आपने एक प्यारा सा काम कर दिया, आपने इन इनको मिला दिया दोनों को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और सर आपने इन दोनों को भी मिला दिया आपस में। मैंने कहा हाँ। देखो दो पैरेलल प्लेन बन गए नहीं बन गए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कई में डिटेल में बताया है कि पैरेलल प्लेन जो होते हैं, जो पैरेलल प्लेन होते हैं मतलब जो समांतर तल होते हैं, उनके बीच की दूरी दोस्तों होती है डी। क्या होती है दोस्तों, इनके बीच की दूरी होती है डी। ठीक है। अब देखो थोड़ा समझा दूँ अब इसके बारे में। चलो सर इतनी तो बात होगी आपकी, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो मैं क्या काम करता हूँ, लेटिस पॉइंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा ऊपर बना दिया, यहाँ पर नीचे बनाता हूँ। मैं लेटिस पॉइंट बनाना जैसे स्टार्ट करता हूँ तो आप देख लेना, बहुत प्यारा सा लेक्चर है यार, समझ में आ जाएगा। पूरा पेपर यहाँ से ही फंसेगा, गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, कोई यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं चलता, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे आपके सभी के सामने आते हैं। तो यार वो जब सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो पेपर बाहर क्यों आएगा आप बताओ, है ना। ऐसा थोड़ी हम रट्टा थोड़ी मार रहे किताब का, जो किताब से बाहर आ जाएगा। 1% किताब से बाहर हो सकता है, पर हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर थोड़ी हो सकता है ना। तो जो भैया पीडीएफ के पीछे भागते हैं तो फिर नंबर उनके पीछे नहीं भागेंगे, ध्यान रखना, पहले ही बता देता हूँ आपको। चलो भैया, तो भैया ये होता है हमारा लेटिस पॉइंट होते हैं इस टाइप के। अब दोस्तों हम क्या काम करते हैं, ये जो हमारा क्रिस्टल बन के तैयार हुआ, आप सभी को पता है ये क्रिस्टल बन चुका है। क्या बन चुका है, ये क्रिस्टल बन चुका है। हम क्या काम करते हैं दोस्तों, इस पे एक्सरे डालना स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है पैरेलल प्लेन बन जाएंगे जब इन दोनों को मिला देंगे हम। देखो सपोज करो मैंने इन तीनों को मिला दिया, लो तो ये पैरेलल प्लेन बन गए ना, समांतर तल बन गए नहीं बन गए। अब मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, एक्सरे डालना स्टार्ट कर देता हूँ, और 2 एक्सरे किरण डालता हूँ। 2 एक्सरे, समझ लो, एक्सरे का मतलब एक्स किरण है। एक किरण तो मैंने ऐसे डाल दी दोस्तों, दिख रहा है, ऐसे डाल दी, और एक किरण मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर। ठीक है भाई, एक किरण तो मैंने नीचे डाल दी, एक यहाँ पे डाल दी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो किरण है, जैसे आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि अगर कोई, देखो ऐसे मैंने यहाँ पे लाइट डाल ली तो ऐसे चली जाती है जिस मार्ग से आई थी। अच्छा अगर हम फालतू की बात करना चाहें फालतू की बात नहीं, मतलब अगर हम मुद्दे की बात करना चाहें तो दोस्तों क्या होता है, जैसे इस वाले क्रिस्टल पे ये लाइट, मतलब जो हमारी एक्सरे है वो पड़ती है, एक्स किरण जो पड़ती है, तो वो सपोज करो इधर से ऐसा आई थी तो ऐसे चली जाती है, ऐसे आई थी और तो ऐसे चली जाती है। डायग्राम क्या मस्त बनाया ना। चलो अच्छा, अगर दोस्तों हम इन दोनों को मिला दें, देखो समझना, इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें तो बन गया ना वही। क्या बन गया सर, भैया वही तो बन गया। क्या बन गया सर, एक बार फिर बताओ ना। देखो भैया वही तो बन गया है, देखो क्या बन गया, देखो ये वही बन गया डी। अरे हाँ सर आपने बताया था अंतर्ग्राहिक अंतराल, हाँ हाँ, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, हाँ हाँ सर वही तो है, क्योंकि आपने कहा था 2 समांतर जो प्लेन होते हैं उनके बीच की दूरी डी होती है। हम क्या काम करते हैं दोस्तों, अब देखो समझते रहना, ये तो डी होगी बीच की दूरी, हाँ सर। अब हम एक अभिलंब यहाँ पे डाल देते हैं, एक अभिलंब यहाँ पे डाल देते हैं, और 2 त्रिभुज में आपको पता है बढ़ जाएगा, एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक ये बन गया, और यहाँ पे त्रिभुज को हम काउंट कर लेते हैं भैया। इसको मान लेना ए बी, वैसे मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, फिर भी डेरिवेशन ऐसी हो जाएगी। आप इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना, त्रिभुज लेने के बाद आपका एक रिजल्ट प्राप्त होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मेरा काम आपको रिजल्ट प्रूफ नहीं कराना, मैंने केवल और हाँ एक सेकंड, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, क्या बनाया था सर, देखो जो मैंने अभी अभी बिल्कुल अभी अभी डायग्राम बनाया था, एक बार फिर समझ लेना उसको, क्योंकि उसके बिना कुछ भी समझ में नहीं आने का आपको। ठीक है भाई, चलो अभी बना लेते हैं, 1 मिनट लगेगी बनाने में। ठीक है भाई, देखो समझ लो, बस बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, क्योंकि कभी कभी माइंड से, क्योंकि आपको पता है यार सब चीज़, कभी कभी माइंड से बहुत सारी चीज़ निकल जाती है हमारे, और फिर हमारे बाद में याद आती है, फिर हम सोचते रहते हैं यार हमें हमें वो क्यों नहीं बतानी, हमें वो भी तो बतानी चाहिए थी ना, इस वजह से बतानी पड़ती है भाई। ठीक है भाई,
चलो भैया, भैया दूसरा कलर ले लो। लो भैया, देखो अब मैंने कहा, आपको कहा था कि इनको मिलाना है क्योंकि पैरेलल प्लेन होता है इसमें। चलो भैया पैरेलल प्लेन बना दिए। भैया एक काम और करा था आपने, मैंने पूछा हाँ, आपने कहा था सर यहाँ पे आपने एक्स रे डाल ली थी। मैं कहा कैसे कैसे डाल ली थी? तुमने कहा भैया आपने ऐसे डाल ली थी एक्स रे, इस पे आके गिरी थी, और भैया आपने ऐसे डाल ली थी, इस पे जाके गिरी थी, और इस टाइप में एक्स रे आ रही थी। और आपने कहा था भैया परावर्तन की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसा आएगी तो ऐसे चली जाती है। मैंने कहा हाँ। और आपने कहा भैया ऐसे चली जाती है। मैं कहा हाँ ठीक है। आपने कहा था भैया इन दोनों को आपस में मिला देते हैं क्योंकि बीच की दूरी डी बन जाती है। हाँ। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आया दोस्तों। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आया, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आया, जैसे आप देखो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप किसी पैरेलल प्लेन पर, हाँ, जैसे आप किसी पैरेलल प्लेन पर क्या करते हो, एक्सरे डालते हो। जैसे आपने सपोज करो ये वाली एक्सरे यहाँ पे डाली, पूरी स्टोरी समझते रहना, पूरा क्लियर हो जाएगा यार। जैसे आप एक्सरे यहाँ पे डालते हो तो क्या होगा दोस्तों, जो ये पार्टिकल होते हैं, जो ये अणु होते हैं, जो एटम होते हैं, कुछ भी मान सकते हो, ये सपोज करो आपने एफ फ्रीक्वेंसी से डाला, जो आपने यहाँ पे एक्सरे डाला उसकी फ्रीक्वेंसी थी एफ, क्योंकि कुछ ना कुछ आवृत्ति रही होगी, है ना, क्योंकि हमें पता है जो आपका ये एक्सरे आ रहा है, आपको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे आपने इससे डाला तो जो यहाँ पे अणु था वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा मतलब ठी 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 ठी। वाइब्रेट का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, फ़ोन आता है ना किसी का, अरे अरे सर ऐसी बात मत करो, फ़ोन से बहुत लंबी कहानी याद आ जाती है। अरे ऐसी बात मत करा करो बच्चों, फ़ोन वोन मत चलाया करो, इतनी पढ़ाई की से रिलेटेड ही काम किया करो फ़ोन से, ठीक है। फालतू वालतू बात मत किया करो किसी से, धोखेबाज होते हैं सब। अरे सर धोखेबाज नहीं होते। देखो भाई अब बात मत करो ज़्यादा, देखो यहाँ पे। अच्छा फिर मैंने क्या कहा, वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो ये पार्टिकल वाइब्रेट होने लगेगा, और वाइब्रेट होने के बाद जो आपकी एक्सरे जिस फ्रीक्वेंसी से आएगी, सपोज करो इस फ्रीक्वेंसी से आई एफ से, तो उसी फ्रीक्वेंसी से वापस चली जाती है, ठीक है सर, समझ में आई बात। ये कॉन्सेप्ट था। यानी सर वाइब्रेट क्यों हो रहा, भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी भी चीज़ पर कुछ भी एनर्जी या कुछ भी लगाओगे, फ्रीक्वेंसी दोगे तो वाइब्रेट होने लगेगी, सिंपल सी बात है ना। हाँ चलो ठीक है सर। अच्छा जब हम इसको सोल्व करते हैं ना दो त्रिभुजों को, तो आपको एक रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों, वो होता है हमारा एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ये हमारा रिजल्ट आता है। और दोस्तों आपको मैं कहीं ना कहीं आश्वासन दिलाता हूँ यार, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ। सर क्या बनाने वाला हूँ, बस सुनते रहना, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पेपर में जितने भी आए हुए हैं। अच्छा भैया देखो, अगर भैया मैं प्रथम, देखो क्वेश्चन अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। अगर मैं प्रथम उच्चिष्ट के लिए बात करूँ तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए दोस्तों होता है n बराबर 1, आपको पता है, तो यहाँ पे n का मान 1 रख देना, तो आपका लैम्डा इजिकल टू आ जाएगा इतना। अच्छा भैया अगर मैं 2 रख दूँ, द्वितीय उच्चिष्ट की बात करूँ तो n का मान 2 हो जाएगा, 2 का मतलब यहाँ पे 2 लैम्डा आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपके 2019 के पेपर में। अरे अरे सर क्या कह रहे हो, अभी देखो यार, लो अब चलते हैं तुम्हारे वहीं पे। देखो भाई जितने भी पढ़ाऊंगा भाई पेपर से रिलेटेड ही है। देखो एक क्वेश्चन ये आ गया था पेपर में कि जो ये जो होता है ब्रेक का नियम होता है किस पर आधारित होता है, तो सर एक्स रे विवर्तन के लिए होता है, मतलब विवर्तन की घटना पर आधारित होता है। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हाँ यार पेपर में आया हुआ है, मजाक से हटके, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली यार, ठीक है। तो ये पेपर में आया था कि ब्रेक का नियम किस पर आधारित होता है, तो विवर्तन की घटना पर आधारित होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आया था पेपर में। अच्छा अगर हम बात करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, और जहाँ पे मैंने बताया था डी जो होता है दोस्तों, क्या होता है डी, मैंने बताया था डी अंतराग्राहिक अंतराल होता है, लैम्डा क्या होता है, जो एक्सरे हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है भाई, और थीटा होता है विवर्तन कोण, जिस एंगल से वहाँ पे कोण आपतित हुआ था। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आपका देखो, जो आपका इन दोनों के बीच का डी था ना, जो डी था उसका ऑर्डर वही होगा जो आपतित एक्सरे हो रही थी ना, जो उसकी तरंग दैर्घ्य का था ना, वही इन दोनों की कोटि होती है, जो इन दोनों का ऑर्डर वही होता है। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि डी का ऑर्डर वही होता है जो
लैम्डा एक्सरे का होता है, यानी एक एंगस्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। सर आपने तो बताया नहीं था कैसे होता है। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, देखो ये पैरेलल प्लेन है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन है। अब मैंने क्या क्या काम करा था यहाँ पे आपको पता है, इस टाइप में ये होते हैं, ठीक है, लेटिस पॉइंट होता है यहाँ पे। अब हम क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया था इस टाइप में एक्सरे आई थी, हाँ सर, इस टाइप में एक्सरे आई थी, हाँ सर, इससे निकल गई थी ये वाली, एक सेकंड सर, इससे ऐसे निकल गई थी, ये ऐसे निकल गई थी, आपने कहा था ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, सर हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो एंगल मैंने बताया था, ये एंगल बनता है यहाँ पे थीटा, फिर मैंने इसको इससे मिला दिया था, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो डी होता है ना, हाँ जी सर, जो डी होता है वो उसी कोटि का होता है जो यहाँ पे तरंग आ रही है ना, जो एक्सरे आ रही है वो एक एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। तो मतलब दोनों बराबर होते हैं। सर 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 बराबर होने का मतलब क्या, मतलब बराबर क्यों होते हैं? भाई देखो पागल हो गया, सर बताओ ना प्लीज़। देखो जो डी और लैम्डा है ना, एक एंगस्ट्रॉन की कोटि के होते हैं, दोनों का ऑर्डर समान होता है, इक्वल होता है दोनों का ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब तो भैया ये हुआ कि वो जो आपका क्रिस्टल बना हुआ था ना, जो लेटिस पॉइंट की हेल्प से क्रिस्टल बना हुआ था, जो मैंने कहा था ना लेटिस पॉइंट की हेल्प से अगर मैं उसमें लेटिस पॉइंट में बेसिस रख दूँ तो क्रिस्टल संरचना बन जाती है, कहा था ना, कहा था। अगर हम डी और लैम्डा इक्वल कर दें, एक एंगस्ट्रॉन कर दें, तो इस कंडीशन में दोस्तों जो आपकी एक्सरे है ना वो विवर्तित हो जाती है, विवर्तित हो जाती है, विवर्तित हो जाती है। सर 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 इसका मतलब क्या विवर्तित हो जाती है? बस सिंपल सी बात है ना भैया, विवर्तित होने का मतलब है, देखो ऐसा आ रही थी ऐसा चली गई, ऐसा आ रही थी ऐसे चली गई, तो वही तो मतलब है इसका। सर अगर सपोज करो ये दोनों इक्वल ना हो फिर विवर्तित नहीं होने की। अरे अरे सर, अच्छा 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 अच्छा, एक क्वेश्चन अभी अभी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन टेंशन मत लेना। अब देखो, और आपने पढ़ा था जो अभी ऊपर फॉर्मेट पढ़ा था डी, इसमें ब्रेक का नियम का, जो दोस्तों यहाँ पे एन होता है ना, एन, लैम्डा भी बता दे लैम्डा क्या होता है, डी भी बता दे डी क्या होता है, थीटा भी बता दे थीटा क्या होता है। अब देखो जो एन होता है दोस्तों, जो एन होता है आपका, उसको बोलते हैं दोस्तों हम परावर्तन का क्रम। यानी एक क्वेश्चन ये आया था पेपर में, आपको मजाक लग रहा होगा, मजाक से हटके सीरियस, बी सीरियस। पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि एन किसको प्रदर्शित करता है, तो एन परावर्तन के क्रम को प्रदर्शित करता है। सर हम आपकी बात कैसे मान ले, है ना, बताओ ना सर, हम आपकी बात कैसे मान ले? भाई देखो एन आपको पता है पूर्णांक होते हैं, इंटीजर के रूप में होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट कुछ भी नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर, ठीक है, पता है ना। अच्छा अगर भैया हम प्रथम कोटि की बात करें, देखो प्रथम कोटि के एक्सरे विवर्तन की बात करें, प्रथम कोटि के एक्सरे विवर्तन की बात करें, तो आपको पता है प्रथम कोटि का मतलब एन का मान 1, बस जो आपका फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है सर, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, वहाँ पे एन के स्थान पे 1 पुट कर दो तो आपका ये फॉर्मेट निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बताऊंगा पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है भाई। चलिए भैया अगर हम द्वितीय कोटि की बात करें तो देखो द्वितीय कोटि का भी पेपर में आ चुका क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका 2 बार, ठीक है, कितनी बार, 2 बार पेपर में आ चुका। एक तो सन 2013 में आया था और एक 19 में आया, ठीक है, तो समझ लेना कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पेपर के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मैं सारे करा रहा हूँ आपको। तो द्वितीय कोटि के एक्सरे की जो विवर्तन होता है, देखो यहाँ पे बोल रहा है द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि का मान मतलब होता है n बराबर 2, यानी जो फॉर्मूला था उसमें n बराबर 2 रख दो, तो 2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर डी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके सर, अगर तृतीय कोटि की बात करता है तो 3 रख देना है n का मान, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ये भी आया था पेपर में, देखो यहाँ पे देखो लिख रखा है, देखो देखो एक चीज़ और समझ लेना दोस्तों, देखो मैंने कहा था, देखो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो लैम्डा है, हाँ, जो एक्सरे की लैम्डा है और जो आपका डी है, मैंने कहा था ये एक एंगस्ट्रॉन के होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर आपने कहा था दोनों की जो आपकी ये होती है ना एक एंगस्ट्रॉन का होता है, मैंने कहा हाँ। सर अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ डी, देखो समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ डी बड़ा है, सॉरी लैम्डा बड़ा है और डी छोटा है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ भैया ये ब्रैग समीकरण का कोई हल नहीं निकलता, ठीक है। मतलब क्या सर, अगर आप लैम्डा बड़ा कर दोगे डी छोटा कर दोगे, क्योंकि हमने सर ये पढ़ा है ब्रैग का समीकरण जब ही संतुष्ट हो पाएगा जब लैम्डा और डी एक एंगस्ट्रॉन होंगे, दोनों बराबर होंगे। अच्छा सर,
सर अगर लैम्डा बड़ा हो डी छोटा हो तो इस कंडीशन में ब्रैग का समीकरण हल नहीं मिलता, यानी जो ब्रैग समीकरण है ना उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अच्छा सर क्यों नहीं मिल पाता, ये है ना सर क्यों नहीं मिल पाता। अब देखो क्यों नहीं मिल पाता, आपको पता है ये ब्रैग समीकरण होती है, देखो समझना ही, आपको पता है ब्रैग समीकरण होती है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, पता है, हाँ जी पता है सर। अब मैं कह रहा हूँ लैम्डा बड़ा है डी छोटा है, चलो मैंने मान लिया इसके अनुसार लैम्डा बड़ा है डी छोटा है, चलो कोई बात नहीं, बच्चों से भी गलती हो जाती है, हमने मान ली, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अब मैं क्या, अब आपको पता है लैम्डा बड़ा है, देखो यहाँ से देखो लैम्डा बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि साइन थीटा जो होगा 1 से बड़ा होगा। हाँ भाई बताओ भाई, इसका मतलब तो ये हुआ ना साइन थीटा 1 से बड़ा होगा। अब सर हमने तो ये पढ़ा है कि साइन थीटा की जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच में होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, ये कह रहा है भैया 1 से बड़ा होना चाहिए, तो भैया पागल बना रहा है ये तो हमारा, तो इसलिए कहते हैं असंभव होता है, इसका कोई हल नहीं मिलता है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा अब एक पॉइंट और समझ लेना आप, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है। हाँ भाई, अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि भैया असंभव हो गया था, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा अब क्वेश्चन उठता है कि भैया क्रिस्टल संरचना कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, यानी हम जो आपकी जो क्रिस्टल संरचना होती है, यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो भाई उसको फाइंड आउट करने का तरीका वही है कि आपको डी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डी क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है भाई, डी पता है आपको डी क्या होता है। चलो तो भाई एक फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वैसे आपको बताना चाहूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसको फाइंड आउट करने का हम 3 तरीके भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसके लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होगी, लाउ जो लाउ मेथड होगा उसके लिए कैसी होगी, एंड आप रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड भी पढ़ोगे उसके लिए क्या होगी, और भी एक मेथड और है चूरन वाला मेथड ठीक है। चलो भैया हम बात कर लेते हैं पहले इसकी, तो भैया अगर हम सरल घन्य जालक संरचना के लिए बात करें तो D100 110 111, तो भैया आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है, इसका मतलब पता है आप सभी को। सर ये होता है अंतराग्राहिक अंतराल, आपने कहा था ना सर फॉर्मूला लगाने से बाद ही आता है, ऐसे इस टाइप में आता है ना, फॉर्मूला बताया था कि A/√, ये सब चीज़ K²L इस टाइप में बताया था ना। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, इसका अनुपात जो आता है निकल के 1/1, 1/√2, 1/√3, ये आता है इसका ऑर्डर निकलने के बाद, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुस रहा हूँ, जानबूझ के नहीं घुस रहा है इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसके अंदर एक बार घुस गया तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत पिएगा ये, और आपको पता है भाई यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है बस पेपर में, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना, देखो 100 110 111 की बात कर रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो, 110 मतलब 1, 111 मतलब 2, क्योंकि 2 हो जाएगा, इसका मतलब 3 √3, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, इससे रिलेटेड था। चलो भैया अगर हम बात कर लेते हैं भैया क्रिस्टल संरचना के लिए लाउ विधि, तो लाउ विधि पढ़ लें भैया, हाँ भैया बिल्कुल पढ़ लो, लाउ विधि क्या होती है। चलो लाउ विधि होती है आपकी ये, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। लाउ विधि यही है ना, हाँ जी सर यही है, चलो इसको समझ लो बस थोड़ा सा, क्योंकि समझने के ऊपर ज़्यादा मेथड है हमारा। हाँ भाई अब इसकी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसको कैसे कैसे होता है इसमें। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक एकाकी क्रिस्टल लगा होता है बीच में, देखो आप सभी को दिख रहा होगा, अगर नहीं चमक रहा तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें बीच में एकाकी क्रिस्टल लगा होता है, इस पर हम क्या काम कराते हैं दोस्तों, इस पर हम क्या काम कराते हैं, एक एक्सरे किरण पुंज मंगाता है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो एक्सरे किरण पुंज आती है इसमें वो कैसी आती है, एक बात ध्यान रखना, वो सतत किरण पुंज आता है। देखो पेपर में ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि जो लोस मेथड होता है, कौन सा लो मेथड जो होता है, उसमें जो किरण पुंज होता है वो कैसा होता है, वो एक वर्णी किरण पुंज होता है या सतत किरण पुंज होता है, तो वहाँ पे आपको सतत किरण पुंज लगा के आना है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे आप एक्सरे डालते हो दोस्तों, तो क्या होता है
ये चारों तरफ को जो है ना, ये चारों तरफ को फैलने लगता है, जो किरण होती है चारों तरफ को फैलने लगती है। अब हम क्या काम करते हैं दोस्तों, इसको रोकने के लिए हम एक यहाँ पे, एक तो यहाँ पे लगा देते हैं स्क्रीन, जिसको बोलते हैं फिल्म बोल सकते हैं इसको, यानी अग्र परावर्तन के लिए फिल्म तो ये लगा देते हैं। और जो अगर पीछे की ओर बात करें तो पीछे के लिए एक फिल्म यहाँ पे लगा देते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो एक्सरे होता है ना उसको अपने अंदर यहाँ पे बोल सकते हैं एकत्रित करने का काम करते हैं, और यहाँ पे हमको इमेज या जो भी होता है यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा काम करता है। ठीक है भाई, ओके, इतनी बात क्लियर होगी। और एक बात और याद रखना दोस्तों, जब आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो आपका लैम्डा है ना वो तो चेंज करता रहना है। ठीक है, और थीटा आपको कांस्टेंट बना के रखना है। लैम्डा चेंज करने का मतलब ये है, लैम्डा चेंज करने का मतलब ये है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी की, मतलब जो आपकी एक्सरे आ रही है उसकी तरंग दैर्घ्य आपको लगातार चेंज करती रहनी है। ठीक है भाई, और आपको थीटा कांस्टेंट बना के रखना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, यानी जो आप यहाँ पे एक्सरे डाल रहे हो, देखो समझ लेना, जो आप एक्सरे डाल रहे हो यहाँ पे वो 0.2 एंगस्ट्रॉन से लेकर 2 एंगस्ट्रॉन के बीच में ही होनी चाहिए, ना तो इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 0.2 एंगस्ट्रॉन से 2 एंगस्ट्रॉन के बीच में ही होनी चाहिए। और ठीक है भाई, चलो, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपका एकाकी क्रिस्टल जो यहाँ पे लगा होता है, एकाकी क्रिस्टल जो लगा होता है वो स्टेशनरी होता है, मतलब रुका हुआ होता है, चलता वलता नहीं है। ठीक है, कभी इसको भी भगाने लगो तुम। ओके, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो पूरा मेथड जो हमने पढ़ा, यानी जो हमने पूरा मेथड पढ़ा, इसके दौरान हमको एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ पता निकल के आई। एक नहीं बोल सकते हैं, दो बात निकल के आई। पहली बात तो ये जो आपका ये जो मेथड है ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाया, ये क्रिस्टल की सिमेट्री, मतलब जो सिमेट्री होती है ना क्रिस्टल की, उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाया। और जो शेप होती है ना, यूनिट सेल की जो शेप होती है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर पाया। सर फिर मतलब दूसरा बनाना क्यों पड़ा, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। जो क्रिस्टल जो है ना, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है उसको ज्ञात नहीं कर पाता है, मतलब जैसे सपोज करो एक क्रिस्टल है, उसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर पाता, इस वजह से इसमें एक कमी पाई गई ये वाली। ठीक है भाई, तो ये मैंने सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लेना बस इसको थोड़ा सा। ओके, तो क्रिस्टल संरचना के लिए लाउ विधि क्या होती है, लैम्डा इसमें चेंज करना है, थीटा कांस्टेंट बना के रखना है, जितनी आप एक्सरे डालोगे वो इतने के बीच में होनी चाहिए, सतत किरण पुंज होना चाहिए। और किस में यूज करते हैं, और तनाव के अध्ययन में भी इसका यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, वास्तविक संरचना जो होती है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाता। अच्छा, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, रोटेशन क्रिस्टल मेथड, ये क्या होता है। देखो आप सभी को डायग्राम दिख रहा होगा, इसके डायग्राम के थ्रू समझ लेना बस इसको। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें एकाकी क्रिस्टल लगा होता है बीच में, देखो दिख रहा है ना, ये एकाकी क्रिस्टल ही होता है दोस्तों, ये बीच में लगा होता है। और हम क्या काम करते हैं दोस्तों, ये बेलन के आकार का बना लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक्सरे भेजने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला, जो मैं बताऊंगा वो आएगा, बस समझते रहना। बस यहाँ से एक्सरे डालना स्टार्ट कर देते हैं, और आप सभी को पता है एक्सरे जब इस पर डलेगा तो इस टाइप में फैलने लगेगी चारों तरफ को। और हम क्या काम करते हैं दोस्तों, एक फिल्म तो इधर लगा देते हैं, देखो ये लगी हुई है, ये फिल्म लगी हुई है, एक फिल्म इधर लगा देंगे, एक फिल्म इधर लगा देंगे, जिससे ये जो आपकी जो है ना एक्सरे आ रही है यहाँ पे हमको दिखाई दे। ठीक है, इस वजह से फिल्म को लगाते हैं। और हम क्या काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे मोटर लगा देते हैं, देखो समझ में आ रहे होगा तुम्हारे, यहाँ पे नीचे एक मोटर फिट कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो बिजली की हेल्प से घुमाया जाता है। घुमाते क्यों है सर, घुमाते इस वजह से हैं क्योंकि हम यहाँ पे रोटेशन क्रिस्टल मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो घुमाएंगे ना तो ये जो आपका इसका एक्सिस बना होगा वो भी इसके साथ गति करने लगेगा। ठीक है, तो इस घुमाने का ये फ़ायदा होता है। ओके ओके भाई, ठीक है भाई, चलो भैया ये बात समझ में आ गई आप सभी के, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। देखो इसके बेस पे वो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, बस फॉर्मूला बेस है, देखो सुनना मेरी बात, फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल है। जैसे ये न्यूमेरिकल हो गया, एक पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे आपको ये सब। एक न्यूमेरिकल ये हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल ये हो गया, ये भी आपको करना है, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये पेपर के क्वेश्चन चलिए जो पेपर में आ चुके। ठीक है भाई, ब्रेक का नियम किस पे आधारित है, देखो अभी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, नहीं तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रेक का नियम किस पे आधारित है, आपको पता है सबको, बताओ ब्रेक का नियम किस पे आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीटिंग को एक्सरे के विवर्तन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि, आपको चार ऑप्शन भी दे रखे होंगे। पहले इसका आंसर बताओ, ब्रेक का नियम आधारित है किस पे आधारित है,
व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। तो आपका बी आंसर सभी का ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ग्रेटिंग को एक्सरे के विवर्तन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है दोस्तों, आप सभी को पता है एक्सरे का जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत कम होता है, पता है ना? हाँ जी सर पता है। और एक्सरे में जो ग्रेटिंग में होता है ना 10⁷ समांतर रेखाएं बनाना असंभव होता है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर ग्रेटिंग में 10⁷ जो होता है समांतर रेखाएं बनाना असंभव है। यानी हम दो सी ऑप्शन बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है? इस वजह से हम इसको यूज में नहीं लाया जा सकता। चलो एक क्वेश्चन ये है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे पेपर में आए हुए हैं, फिर बता रहा हूँ आपको। एक क्रिस्टल से एक्सरे, देखो समझ लेना, मैं मार्कर ले लेता हूँ। एक क्रिस्टल से एक्सरे को मापी जा सकने वाली तरंग दैर्ध्य है, यानी जो हम एक्सरे नापते हैं क्रिस्टल में वो कितने से कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी फिक्स होनी चाहिए। तो बताओ, मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आप बता देना पीछे का आंसर ये था सर। चलो अगला क्वेश्चन है सर, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ये भी पेपर में आया हुआ है, सारे पेपर में आए हुए हैं। कह रहा घन्य जालक में अंतराण्विक अंतराग्राहिक अंतराल का इसका अनुपात बताइए। तो बताया था 1:2:3, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे सर पढ़े हुए हैं सारे। एक्स किरण की द्वितीय कोटि वाला पूछ रहा है, द्वितीय मतलब n का मान 2 रखो और क्या हो जाएगा बताओ, देख लेना, ठीक है? मुझे बताओ अभी अभी के बता देना यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक होगा। चलो, और दोस्तों आपको मैंने बताना है यहाँ पे थोड़ा, जब आपको मैंने ब्रेग्स का नियम पढ़ाया था उस दौरान आपको जो है ना, जो एक्सरे तरंगे होती है ना वो संपोषी व्यतिकरण में प्राप्त होती हैं, संपोषी व्यतिकरण में, क्योंकि वहाँ पे दो व्यतिकरण बनते हैं, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। विनाशी का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, बताओ? विनाशी का मतलब विनाश हो गया, संपोषी का मतलब वही है कि जिसमें हमको जो आयाम एंड तीव्रता होती है ना, संपोषी में तो अधिकतम होती है, इसमें न्यूनतम होती है, ऐसा समझ सकते हो। चलो पाउडर विधि में प्रयुक्त एक्स किरण होती है, तो भैया बताओ क्या होता है? ओके, तो पाउडर विधि, बस पाउडर विधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना आप। और आपका कौन सी विधि का प्रयोग एंजाइम के अभिकारकों को ज्ञात करने में किया जाता है? तो घूर्णन विधि जो होती है उसका ही यूज हम एंजाइम्स के अभिविन्यासों को ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है भाई? देखो अब ये न्यूमेरिकल चल पड़े हैं, यहाँ से ये वाला न्यूमेरिकल है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। अब मैं आपको सारी की इसकी PDF दे दूंगा, ठीक है? तो सोल्व करने की कोशिश करना खुद, क्योंकि जो मज़ा खुद क्वेश्चन को सोल्व करने में है वो कहीं और फिर मज़ा नहीं मिलने का, ठीक है? तो मैंने कोशिश करी क्वेश्चन भी इस PDF फाइल में डालने की, और ये मत सोचना यार कि मतलब PDF सी हो जाएगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया, कैसे कैसे इसका फंक्शन काम करता है, कैसे कैसे काम नहीं करता, ठीक है भाई? आज के लिए इतना ही काम करते हैं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।